Hello students, I am your teaching mentor शिवम राज सिंह फ्रॉम अर्जुना इंस्टीट्यूट और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th ज्योग्राफी का चैप्टर 4 एग्रीकल्चर। सो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के अंदर हम लोग एग्रीकल्चर का एक ओवरव्यू ले लेंगे। ये लेक्चर एक इंट्रोडक्शन लेक्चर होने वाली है जिसके अंदर हम लोग जानेंगे कि एग्रीकल्चर एक्चुअली होता क्या है। हम लोग इस लेक्चर के अंदर एग्रीकल्चर के अलग अलग टाइप्स के बारे में जानेंगे एंड इसके अलग अलग पैटर्न्स एंड सीजन्स के बारे में जानेंगे। सो ये सारी चीज़ें आप इस लेक्चर के अंदर जानने वाले हैं। इसलिए अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी किए हमारे इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एग्रीकल्चर एक्चुअली होता क्या है। सो एग्रीकल्चर की डेफिनेशन होती है, agriculture is a physical activity which produce most of the food item that we consume। मतलब कि एग्रीकल्चर बेसिकली एक प्राइमरी एक्टिविटी होती है जिसके अंदर हम वो सारे फूड क्रॉप्स को ग्रो करते हैं जिसे हम अपने डेली लाइफ के अंदर कंज्यूम किया करते हैं, जैसे कि पल्सेस, वीट, राइस, ये जितने भी क्रॉप्स हैं इन सबको हम एग्रीकल्चर के अंदर ही ग्रो किया करते हैं। अब एग्रीकल्चर बहुत छोटी सी टर्म लगती है हमें, बट ये उतनी छोटी है नहीं। एग्रीकल्चर के अंदर में सिर्फ फूड क्रॉप्स को ग्रो करने के अलावा भी कई सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि एनिमल को रेज करना, इसके अलावा रॉ मटेरियल्स को क्रिएट करना, बहुत सारी दूसरी टाइप के एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज के लिए। सो ये सारी चीज़ें भी एग्रीकल्चर के अंदर आती है, क्योंकि इन सारी चीज़ों में जो भी रॉ मटेरियल क्रिएट हो रहा है वो एग्रीकल्चर के थ्रू ही हो रहा है, इसलिए ये सारी चीज़ें एग्रीकल्चर के अंदर आती है। सो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इंडिया में एग्रीकल्चर कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो हम लोग बचपन से ही देखते आ रहे हैं कि इंडिया को एक कृषि देश कहा जाता है। इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इवन इंडिया के अंदर ऐसे कई सारे क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है जो कि वर्ल्ड में बहुत ही रेयरली पाए जाते हैं। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि इंडिया इज एन एग्रीकल्चर इम्पोर्टेंट कंट्री। एग्रीकल्चर के लिए इंडिया बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और इंडिया की 2/3 ऑफ द जो पॉपुलेशन है वो भी एग्रीकल्चर के अंदर ही इंगेज्ड है। इसके अलावा इंडिया में कई सारे रॉ मटेरियल्स को भी प्रोड्यूस किया जाता है अलग अलग इंडस्ट्रीज के लिए एग्रीकल्चर के अंदर। सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ फार्मिंग की। अब फार्मिंग तो हम लोग बहुत सारी तरीके के देखते हैं, कई सारे अलग अलग देशों के अंदर और कई सारे अलग राज्यों के अंदर एग्रीकल्चर करने के टाइप्स होते हैं। बट बेसिकली हमें इस चैप्टर के अंदर दो तरीके के एग्रीकल्चर्स के बारे में पढ़ना है। एक होता है सब्सटेंस फार्मिंग एंड दूसरा है कॉमर्शियल फार्मिंग। अब सब्सटेंस फार्मिंग के भी दो टाइप्स होते हैं, एक है प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग एंड दूसरा है इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग। वहीं बात करें कॉमर्शियल फार्मिंग की, सो कॉमर्शियल फार्मिंग के अंदर हमें इस चैप्टर में सिर्फ प्लांटेशन के बारे में पढ़ना है, जिसके बारे में अब हम आगे चल करके बिल्कुल डिटेल के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। सो एक एक करके हम इन सारे टाइप्स के बारे में देख लेते हैं। सो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सब्सटेंस फार्मिंग के सबसे पहले टाइप प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग की। अब हमें इस वर्ड से समझ में आ रहा है कि यहाँ पर प्रिमिटिव टूल्स का यूज़ किया जाता है। यहाँ एक स्मॉल पैच ऑफ लैंड में बिल्कुल बेसिक टूल्स जैसे कि डो, जैसे कि हो, इन सारी चीज़ों का यूज़ करके क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है। और यहाँ पर जो भी क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं वो बेसिकली सेल्फ कंजम्पशन के लिए ही ग्रो किए जाते हैं। मतलब कि फैमिलीज छोटे छोटे लैंड्स के ऊपर में क्रॉप्स को ग्रो करते हैं ताकि वो अपने और अपने परिवार का पेट पाल सके एंड अपने लाइफ को थ्रू आउट द ईयर ईजिली जी पाएँ। इसलिए वो छोटे से पैच ऑफ लैंड के अंदर में क्रॉप को ग्रो करते हैं एंड बेसिकली उसी से अपना लिवलीहुड बाकी का चलाते हैं। अब यहाँ पर जो लेबर्स रहते हैं बेसिकली वो लेबर्स फैमिली लेबर या फिर कम्युनिटिव लेबर रहते हैं। मतलब कि फैमिली के जो भी मेंबर्स होते हैं वो सभी बेसिकली इन स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड के अंदर में लेबर का काम करते हैं एंड वही सब बाकी सारी हार्वेस्टिंग से लेकर के शोनिंग से लेकर के ये सारी चीज़ें फैमिली मेंबर्स ही करते हैं।
अब एग्जाम्पल इसका एक बहुत ही पॉपुलर एग्जाम्पल है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, जिसके बारे में आपको इस चैप्टर के अंदर आगे और डिटेल के अंदर पढ़ना है। क्लियर है? तो अब हम लोग बात कर लेते हैं इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग की। अभी जो इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग है ये उस जगह पर परफॉर्म की जाती है जहाँ पर लैंड के ऊपर में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर रहता है। ये एक लेबर इंटेंसिव फार्मिंग है, यहाँ पर काफ़ी सारे लेबर्स की भी ज़रूरत पड़ती है और यहाँ पर हाई डोसेस ऑफ बायोकेमिकल इनपुट और इरिगेशन का यूज़ किया जाता है। इरिगेशन बेसिकली वो पंप्स होते हैं जिसके थ्रू आर्टिफिशियली बाकी बड़े बड़े लैंड्स के अंदर में वाटर को सप्लाई किया जाता है और इसके थ्रू लोग रेन के ऊपर से अपनी डिपेंडेंसी कम कर देते हैं और इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग इरिगेशन कहते हैं। सो जो इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग होती है यहाँ पर इरिगेशन पंप से लेकर के HYB सीड्स, बायोकेमिकल्स, इन सब का यूज़ किया जा सकता है क्योंकि उन्हें एक छोटे से पैच ऑफ लैंड के अंदर में काफ़ी ज़्यादा हाई वेराइटी ऑफ फूड को प्रोड्यूस करना रहता है इन लार्ज क्वांटिटीज़। इसलिए वो कई सारे ऐसे इनपुट्स का यूज़ करते हैं जिसकी वजह से वो छोटे से पैच ऑफ लैंड के अंदर में ज़्यादा से ज़्यादा फूड को ग्रो कर सके। अब यहाँ पर कई सारे टाइप के इश्यूज भी आ जाते हैं, जैसे कि जो रिच फार्मर्स होते हैं वो अपने एग्रीकल्चर लैंड को अलग अलग पार्ट्स के अंदर में डिवाइड कर देते हैं इन द राइट ऑफ इनहेरिटेंस एंड उसे अलग अलग लोगों को दे देते हैं, जिसके द्वारा अलग अलग लोगों से उस लैंड के अंदर में क्रॉप को ग्रो किया जाता है और वो सारे अलग अलग लोग एक साल के अंदर में उसमें जितना भी प्रोडक्शन करते हैं उसका कुछ परसेंट उस बड़े लैंड ओनर को जाता है और बाकी का वो सब खुद रख लेते हैं। अब यहाँ पर आपको एक ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर लैंड के ऊपर में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर डाला जाता है। कई सारी ऐसी चीज़ों का यूज़ किया जाता है जिससे लैंड की जो फर्टिलिटी होती है वो 5-6 सालों में बहुत ही कम हो जाती है, जिसकी वजह से इन जैसे लैंड्स का बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म तक फर्टिलाइजेशन नहीं रह पाता है और ये बहुत लॉन्ग टर्म तक फर्टिलाइज लैंड नहीं बच पाते हैं, जिसकी वजह से इस सेक्टर के अंदर भी गवर्नमेंट्स ने कई सारे ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस को लागू किया है जिसके थ्रू लैंड के ऊपर ये प्रेशर्स को कम किया जा सके और कम पैच ऑफ लैंड के अंदर में ज़्यादा फूड तो प्रोड्यूस हो बट लैंड की फर्टिलिटी जल्दी डाउन ना हो, लैंड की फर्टिलिटी लॉन्ग टर्म तक बची रहे। इसके लिए गवर्नमेंट ने भी कई सारे पॉलिसीज को लागू किया है। क्लियर है? अब हम लोग बात कर लेते हैं कॉमर्शियल फार्मिंग की। समय नेम से ही समझ में आ रहा है कॉमर्शियल मतलब कि वैसे फार्मिंग जो कि सिर्फ मनी को अर्न करने के लिए, जो कि सिर्फ प्रॉफिट अर्न करने के लिए किए जाते हैं। अब यहाँ पर फार्मिंग इज डन विथ यूज ऑफ हाई डोसेस ऑफ मॉडर्न इनपुट्स। यहाँ पर कई सारे मॉडर्न इनपुट्स का भी यूज़ किया जाता है जैसे कि HYB सीड्स, जैसे कि केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, इस सारी चीज़ों का यहाँ पर यूज़ किया जाता है क्योंकि ये बेसिकली कॉमर्स के लिए, सेल के लिए यूज़ करते हैं। एंड यहाँ पर जो एग्रीकल्चर के अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, जो भी क्रॉप्स होते हैं वो एक रीजन से दूसरे रीजन में वेरी करते रहते हैं। मतलब कि मान के चलिए कि किसी एक स्टेट के अंदर में कोई एक क्रॉप बहुत ही ज़्यादा कॉमर्शियल क्रॉप है, मतलब कि उसे बहुत ज़्यादा ग्रो किया जाता है, बट वहीं पर दूसरा एक स्टेट है जहाँ पर वही सेम क्रॉप उतना ज़्यादा ग्रो नहीं किया जाता है बल्कि उसकी जगह पर कोई दूसरा क्रॉप ग्रो किया जाता है। अब इसे हम और एक एग्जाम्पल से अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं राइस का। तो जो राइस होता है ये एक कॉमर्शियल क्रॉप की तरह ग्रो किया जाता है हरियाणा एंड पंजाब के अंदर, बट वहीं पर उड़ीसा के अंदर ये एक सब्सटेंस क्रॉप की तरह ग्रो किया जाता है। अब ऐसा होता क्यों है? सो ऐसा डिपेंड करता है कई सारे अलग अलग फैक्टर्स एंड रीजंस के ऊपर। जैसे कि हो सकता है कि उड़ीसा के अंदर जो क्लाइमेटिक कंडीशन हो वो राइस को ग्रो करने के लिए सही ना हो, एंड पंजाब एंड हरियाणा के अंदर जो क्लाइमेटिक कंडीशन हो वो काफ़ी अच्छे हो ताकि वो राइस को ईजिली एंड फास्टली ग्रो कर सके। उड़ीसा के अंदर वो सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं हो सकती हैं जो कि राइस को ग्रो करने के लिए इम्पॉर्टेंट रहती है, बट पंजाब एंड हरियाणा के अंदर हो सकती है। इसलिए पंजाब एंड हरियाणा के अंदर में जो राइस है उसे कॉमर्शियल क्रॉप की तरह ग्रो किया जाता है, बट उड़ीसा के अंदर ऐसा नहीं होता है। सो ऐसे कई सारे रीज़न हो सकते हैं जहाँ पर क्रॉप
एरिया टू एरिया वेरी करते हैं एंड उनकी वैल्यू भी अलग अलग जगह अलग अलग ही होती है। ऐसे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। क्लियर है? तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं प्लांटेशन की। सो प्लांटेशन बेसिकली एक टाइप होता है कॉमर्शियल फार्मिंग का, जहाँ पर हम एक सिंगल क्रॉप को बहुत बड़े लार्ज पैच ऑफ लैंड के अंदर ग्रो करते हैं। जैसे कि टी इसका एक बहुत पॉपुलर एग्जांपल है। आपने कई सारी मूवीज़ के अंदर में या फिर गूगल में सर्च करके भी देखा होगा कि जो आसम होते हैं या दार्जिलिंग होती है, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े चाय के बागान होते हैं, बहुत लार्ज बागान होते हैं, जहाँ पर सिर्फ चाय को ही एक बहुत लॉन्ग एरिया के अंदर ग्रो किया जाता है। अब यहाँ पर ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये एक टाइप का प्लांटेशन क्रॉप है और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कॉमर्शियल करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए लार्ज पैच ऑफ लैंड पर सिर्फ और सिर्फ टी को ही ग्रो किया जाता है। टी कवर्स लार्ज ट्रैक्ट ऑफ लैंड यूजिंग हाई लेवल ऑफ इनपुट विथ द हेल्प ऑफ माइग्रेंट लेबर्स। यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर बेसिकली माइग्रेंट वर्कर्स का यूज़ किया जाता है। मतलब कि ऐसे वर्कर जो कि कोई दूसरे स्टेट से या फिर कोई दूसरे रीजन से माइग्रेट होकर आए हैं। मतलब कि मान लीजिए आसाम के अंदर टी का एक बहुत बड़ा गार्डन है, जहाँ पर जो वर्कर है हो सकता है वो बिहार से माइग्रेट करके आया हो, उड़ीसा से आया हो, कर्नाटका से आया हो, मतलब अलग अलग रीजन से अलग अलग वर्कर माइग्रेट करके यहाँ पर आते हैं एंड इस वर्क को परफॉर्म करते हैं। जनरली यहाँ पर प्लांटेशन का काम करते हैं। क्लियर है? सो बेसिकली यही है हमारी कॉमर्शियल क्रॉप के अंदर प्लांटेशन। मैंने इससे आपको अच्छे से डिफाइन कर दिया है। अब हम लोग बात करने वाले हैं क्रॉप पैटर्न की। अब इंडिया एक इतना बड़ा एरिया है, इतना बड़ा जगह है, जहाँ पर अलग अलग रीजन्स है, अलग अलग स्टेट है। सो यहाँ पर हर स्टेट के अंदर में जो क्रॉपिंग का पैटर्न होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा वेरी करता है। अब इंडिया के अंदर जो क्रॉपिंग पैटर्न होता है वो बेसिकली 3 चीज़ों के ऊपर, 3 सीजन्स के ऊपर डिपेंड करता है। एक है रबी सीजन, दूसरा है खरीफ सीजन एंड तीसरा होता है ज़ैद सीजन। अब इन तीनों सीजन्स के बारे में हमने प्रीवियस क्लास के बारे में थोड़ा सा पढ़ लिया है। अब इस क्लास के अंदर भी हमें इसे थोड़ा बहुत पढ़ लेना है, बेसिकली एक ओवरव्यू ले लेना है। सबसे पहले बात करें अगर रबी क्रॉप की, सो रबी क्रॉप को शोन किया जाता है अक्टूबर से दिसंबर के टाइम में। मतलब कि अक्टूबर से दिसंबर के टाइम में इन्हें लगाया जाता है उगने के लिए। वहीं पर हार्वेस्टिंग की बात करें सो रबी क्रॉप को अप्रैल से लेकर के जून के बीच में हार्वेस्ट किया जाता है। अब जो पॉपुलर रबी क्रॉप है वो होते हैं वीट एंड बार्ली। वहीं पर बात करें खरीफ क्रॉप की, सो खरीफ क्रॉप को शोन किया जाता है मई से जुलाई के बीच में एंड इसे हार्वेस्ट किया जाता है सितंबर से अक्टूबर के बीच में। जो पॉपुलर खरीफ क्रॉप्स हैं वो हैं पैडी एंड मेज। इसके अलावा राइस, कॉटन, ये भी कुछ इम्पॉर्टेंट खरीफ क्रॉप है जिसके बारे में आगे चल करके हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। अब बात करें वही ज़ैद क्रॉप की, सो ज़ैद क्रॉप को शोन किया जाता है मार्च में एंड इसे हार्वेस्ट किया जाता है जून के अंदर में। कुछ पॉपुलर ज़ैद क्रॉप होते हैं वाटरमेलन एंड क्यूकम्बर। अब इन तीनों सीजन्स के बारे में हम लोग और ज़्यादा डिटेल में अब बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करें अगर रबी क्रॉप की, सो रबी क्रॉप को शोन किया जाता है ऑनसेट ऑफ विंटर में, मतलब कि अक्टूबर से लेकर के दिसंबर में एंड इसे हार्वेस्ट किया जाता है समर्स के टाइम में अप्रैल से लेकर के जून के बीच में। जो मेजर क्रॉप्स होते हैं, मेजर रबी क्रॉप्स हैं वो है वीट, बार्ली, पीस, ग्राम एंड मस्टर्ड। और ये जो होते हैं ये बहुत छोटे छोटे लैंड्स के अंदर में ग्रो किए जाते हैं एंड बहुत साइड के मेजर एरियाज के अंदर में ग्रो किए जाते हैं। और यहाँ पर जो मेनली वाटर की नीड होती है वो पर्सिपिटेशन के थ्रू अवेलेबल हो जाती है एंड यहाँ पर जो क्रॉप्स रहते हैं उन्हें जो थोड़ा बहुत वाटर चाहिए होता है ये इसी पर्सिपिटेशन के थ्रू ले लेते हैं। अब बात करें कि किन किन एरियाज के अंदर में रबी क्रॉप को ग्रो किया जाता है, तो वो है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश। ये कुछ पॉपुलर स्टेट्स हैं जहां पर ज़्यादा से ज़्यादा रबी क्रॉप को ग्रो किया जाता है। और अगर एग्जाम में आपसे पूछे तो आपको इन स्टेट का ही नाम लिखना है। इनमें से कोई 2-3 स्टेट का नाम आपसे पूछा जाएगा, उन्हें आप कोई भी लिख सकते हैं। अब बात करें अगर वहीं पर खरीफ क्रॉप की, सो खरीफ क्रॉप को हमने जान लिया है, इसे सोन किया जाता है मई से जुलाई के बीच में ऑनसेट ऑफ मॉनसून के टाइम में एंड इसे हार्वेस्ट किया जाता है जनरली समर के अंदर
सितंबर से अक्टूबर के बीच में। यहाँ पर जो मेजर क्रॉप्स रहते हैं वो रहते हैं राइस, मेज, ज्वार, बाजरा, मूंग, तुर, उड़द, कॉटन, जूट, सोयाबीन एंड ग्राउंडनट। अब अगर आपसे इसका कोई 2-3 एग्जाम्पल पूछे तो आपको वही फेमस क्रॉप्स के नाम लिखने हैं जो कि मेजरली खरीफ क्रॉप के अंदर आते हैं। अब कौन कौन से वो क्रॉप्स, तो आप बेसिकली लिख सकते हैं राइस, कॉटन, मूंग, तुर, इन्हीं का एग्जाम्पल आपको यहाँ पर लिखना है। अब बात करें कि ये कौन कौन स्टेट्स में उगाए जाते हैं, कहाँ पर इनका ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, तो वो है आसाम, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, यूपी एंड बिहार, और ऐसे कई सारे स्टेट्स हैं जहाँ पर इन्हें ग्रो किया जाता है। तो आपको इनका भी नाम याद रख लेना है। देखिए बेसिकली आपसे एग्जाम में सब कुछ के बारे में पूछने वाला नहीं है, बट आपको याद करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम में क्या पूछेगा ये तो बोर्ड पे डिपेंड करता है, बट हमें सब याद करके रख लेना है ताकि हमारा बोर्ड के अंदर में ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट आ पाए। इसलिए हमें याद सब करना है, सब कुछ को याद रख लेना है, एंड क्या पूछेगा वो तो बोर्ड के ऊपर डिपेंड करता है, बट हमें सेल्फ प्रिपरेशन पहले से ही कर लेनी है। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप्स, जो कि है ज़ैद क्रॉप। तो ज़ैद क्रॉप जो होता है ये रबी एंड खरीफ के बीच में एक छोटा सा सीज़न होता है, एक छोटा सा क्रॉप सीज़न होता है, जो कि बेसिकली कुछ समर मंथ्स का रहता है, और इसीलिए इसे ज़ैद सीज़न के नाम से बुलाया जाता है। ज़ैद का जो केरला के अंदर मतलब होता है, मतलब कर्नाटका लैंग्वेज के अंदर मतलब होता है, वो होता है समर मंथ्स। तो बेसिकली इसे इसलिए समर मंथ्स को रेफर किया जाता है ज़ैद सीज़न के रूप में। अब इसे मेनली शोन किया जाता है बिटवीन रबी एंड खरीफ क्रॉप, मतलब कि मार्च से लेकर के जून के बीच में। और यहाँ पर जो मेजर क्रॉप्स रहते हैं वो रहते हैं वाटरमेलन, मस्क मेलन, क्यूक्यूम्बर, वेजिटेबल्स और कुछ फूडर क्रॉप्स। अब बात करें कि ये कौन कौन एरियाज़ के अंदर ग्रो किया जाता है, सो ये बेसिकली साउथर्न रीजन के अंदर में ग्रो किया जाता है। अब जितने भी साउथर्न स्टेट्स हैं उनके नाम आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं ज़ैद क्रॉप के अंदर। अच्छा, यहाँ पर बात करने वाली है ज़रूरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर शुगर केन भी एक ज़ैद क्रॉप है जिसे ग्रो करने में ऑलमोस्ट 1 ईयर का टाइम लग जाता है। अब ये चीज़ याद रख लीजिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के अंदर ये जो बॉक्सेस रहते हैं डिड यू नो से यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आ जाते हैं। सो जितने भी आपके एनसीईआरटी के अंदर बॉक्सेस हो उन्हें भी देख लीजिएगा, वहाँ से भी क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा रहते हैं। क्लियर है? सो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के अंदर इतना ही। इस लेक्चर के अंदर हमने बेसिकली एग्रीकल्चर का एक ओवरव्यू ले लिया, हमने वो सारे सीजन्स के बारे में जान ली जिस सीजन्स के अंदर बेसिकली क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है, एंड हमने कई सारे अलग अलग टाइप के क्रॉप के पैटर्न्स एंड उनके फार्मिंग टाइप्स के बारे में जान लिया। सो ये सारी चीज़ें आपने इस लेक्चर के अंदर जान ली है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।